यस, गुड मॉर्निंग। तो आपको पता है कि एक लास्ट हमारा जो वीडियो था वो सबरीमाला टेम्पल केस के ऊपर था, और इसी तरीके से मैंने आपसे उस वीडियो में वादा किया था कि कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज दो तीन जो खास तौर से लास्ट ईयर के मेंस के पेपर में काफ़ी प्रभावी रूप से पूछे गए हैं और लगातार साक्षात्कार या इंटरव्यू में भी चर्चा का विषय बने रहे हैं, और जिस पर आपकी जो राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या सजेशंस हैं, तो वो भी आपसे मांगे गए हैं। तो आपको पता है कि सबरीमाला एक इम्पॉर्टेंट केस था जिसके अंदर हम लोगों ने महिलाओं के समानता के अधिकार को लेकर, विशेष तौर से आर्टिकल 14 को लेकर, 25 और 26 को लेकर बात की थी। ठीक उसी तरीके से ही महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक और इशू है, और वो है 3 तलाक का मुद्दा। ठीक है, कौन सा मुद्दा? 3 तलाक। 3 तलाक आपको पता है कि जिसे ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। तो 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चा का विषय रहा है और काफी चर्चा का विषय है, अभी भी लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से बेसिकली इसके ऊपर जो वर्डिक्ट है, आपको पता है कि इसको सरकार ने एक्चुअली नियम या कानून बनाने की भी कोशिश की, पर आपको पता है कि राज्यसभा से ये हमेशा अटक गया, ये जो मुद्दा रहा। तो इसको बराबर तरीके से आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी टिप्पणी की ट्रिपल तलाक के ऊपर, और इस पर भी जो फैसला है आपको पता है कि 2018 के अंदर आया, 2018 के अंदर। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2018 है वो ऐसा मानते हैं कि संभवतः भारतीय समाज के इतिहास में औपचारिक रूप से वापस से शायद उसे कोई गोल्डन ईयर या एक स्वर्णिम वर्ष कहकर पुकारा जाएगा, जब जस्टिस दीपक मिश्रा जैसे व्यक्ति ने मतलब इतने बड़े बड़े फैसले जो अब तक महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने में मतलब नाकामयाब थे, एक तो उनके ऊपर अपने वर्डिक्ट दिए, और साथ ही साथ वो वर्डिक्ट इतने अच्छे तरीके से दिए गए जिसमें महिलाओं के जो सभी अधिकार है, मतलब संभवतः जिन पर अभी तक सोचा भी नहीं गया था, तो जस्टिस दीपक मिश्रा ने उन सभी मुद्दों के ऊपर सोचा और अपनी सलाह देने का काम किया, अपनी राय और अपने निर्णय देने का काम किया। और वहां से हम मानते हैं कि महिलाओं के जो बहुत सारे अधिकार हैं, जो बहुत सारी बाध्यताएं थी, वो खत्म हुई और बहुत सारे जो क्षेत्र है वो उनके लिए खुले। और इसी तरीके का एक निर्णय मैंने बोला जो सरकार का रहा, वो रहा जो ट्रिपल तलाक को लेकर। इसको बेसिकली जो बोला जाता है वो बोला जाता है तलाके बिद्दत, जो मुख्य रूप से इसका नाम है कुरान शरीफ के अंदर वो बोला गया है तलाके बिद्दत। ठीक है, तलाके बिद्दत का मतलब ही होता है कि 3 बार जब कोई शौहर अर्थात पति, हस्बैंड, जब अपनी बीवी को मतलब अपनी पत्नी को या अपनी वाइफ को तो तलाक और तलाक कहकर जब अपने संबंध को समाप्त कर देता है। लेकिन जो तलाके बिद्दत है जो कुरान शरीफ में बताया गया है, वो ये बताता है कि यहां पर शौहर और बीवी दोनों तलाके बिद्दत के लिए रजामंद होने चाहिए, दोनों अग्रीड होने चाहिए, मतलब दोनों की सहमति वहां पर आवश्यक है। ठीक है, परंतु आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जितना हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा, जितना हम लोगों ने यहाँ वहाँ न्यूज़ में, फेसबुक में देखा या न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देखा, तो जब 3 तलाक का मुद्दा खास तौर से भारतीय समाज में जब समक्ष आया, तो हमने देखा कि वहां पर तलाके बिद्दत का प्रयोग केवल और केवल शौहर अर्थात पति के द्वारा किया गया, मतलब मुस्लिम संप्रदाय की बात हो रही है। मतलब मुस्लिम संप्रदाय के अंदर आपको पता है कि तलाके बिद्दत या ट्रिपल तलाक की जो प्रक्रिया है, बिकॉज आपको पता है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1954-1955 है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तो 1954, 55, 56 की अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी तलाक की जो याचिका है, मतलब तलाक के लिए जो अपना केस है वो फाइल कर सकता है, और दोनों की सहमति होना वहां पर बहुत जरूरी है। अगर सोच भी लिया जाए कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर हस्बैंड सोच भी ले
कि वो वाइफ को बिना बताए या इस तरीके से उसे तलाक दे दे, तो ये संभव ही नहीं है। सबसे पहले तलाक के पेपर के ऊपर साइन चाहिए होगा, और कोर्ट में भी जब तक कि वाइफ इस चीज के लिए रेडी ना रहे या पूरी तरीके से उसे कंपनसेट ना किया जाए, ठीक है, उसका हर्जाना और उसका भरण पोषण जो भत्ता है, तो उसके लिए आपको पता है कि भरण पोषण भत्ता अधिनियम भी हमारे यहाँ पर बनाया गया है। तो जब तक वो हस्बैंड उसे पे ना कर दे तब तक तलाक को हमारे यहाँ पर मान्यता प्रदान नहीं की जाती। और उसके बाद भी जो अपने बायोलॉजिकल हमारे चिल्ड्रन है, मतलब हमारे जो बच्चे हैं, जो पहली शादी से या पहली पत्नी से या पहले पति से जो हमारे बच्चे हैं, तो भी उनका प्रॉपर्टी पर भी हक रहता है, और साथ ही साथ उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी पिता पर रहती है तलाक होने के बाद भी। आपको ये अच्छी तरीके से पता है। तो हमारा जो कानून है वो महिलाओं के अधिकार को भरपूर मात्रा में सुरक्षित करता है, ताकि कोई पति चाहे अनचाहे या जाने अनजाने इस तरीके से अगर किसी गलत इरादे से तलाक देना चाह रहा है तो वो तलाक दे ही ना पाए जब तक कि उसकी कोई बहुत बड़ी वाजिब वजह या बिल्कुल जायज कारण कोर्ट को दिखाई ना दे। तब तक ये हमारे यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया गया है कि महिलाओं को इस तरीके से घर से ना निकाला जाए, और अगर तलाक देना ही है किसी हस्बैंड को तो प्रॉपर तरीके से पत्नी के अधिकारों को सुरक्षित करके ही तलाक मिल सकता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन कुछ इसी तरीके की व्यवस्थाएं, ऐसा नहीं है कि कुरान शरीफ में, या अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम विवाह है, क्योंकि आपको पता है कि जो मुस्लिम विवाह है वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है। तो आपको पता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद बेसिकली जो अंग्रेजों ने ही उन्हें परमिट किया था, क्योंकि जो हमारा मुस्लिम संप्रदाय है उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि हमारे तौर तरीके, हमारे जो जमीन जायदाद के मामले हैं, निकाह के मामले हैं, तलाक के मामले हैं, वो बाकी के संप्रदायों या धर्मों से थोड़े नहीं बहुत ज्यादा भिन्न हैं। तो हम आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर या उस तरीके से, मतलब तब तो हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था क्योंकि वो संविधान के बाद बना था, लेकिन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है हम उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड आपको अच्छी तरीके से पता है कि अंग्रेजों ने तो प्रारंभ से ही फूट डालो और राज करो की नीति का अनुपालन किया, तो उनको बराबर ये भी एक बहुत अच्छा मौका मिला कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि मुस्लिम संप्रदाय का अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया जाए, और वो लॉ बोर्ड जो अपना मुस्लिम संप्रदाय है या मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनके जो जमीन जायदाद वसीयत के मामले हैं, जो उनके तलाक इत्यादि के मामले हैं, बच्चों के भरण पोषण के मामले हैं, पत्नी के भरण पोषण इत्यादि के मामले हैं, पारिवारिक मामले हैं, पारिवारिक कलह कलेश इत्यादि के मामले हैं, तो उनका निपटारा उन्हीं के माध्यम से किया जाएगा। और बाकी सभी धर्मों को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कवर कर दिया गया, और वो कवर भी हो गए। तो वहां से आपको पता है कि 1939 में बेसिकली ये जो चीज़ है, मतलब ये आई, और उनका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने पूरी तरीके से काम करना शुरू किया। तो बताया गया कि इस तरीके से जो ट्रिपल तलाक है, जो तलाक बिद्दत जिसको बेसिकली बोला जाता है कुरान शरीफ के माध्यम से, तो मतलब शौहर और बीवी अगर दोनों रजामंद है तो उनके माध्यम से मतलब आपसी सहमति से तलाक हो सकता है। पर मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि केसेस बहुतायत में नहीं, लगभग 100 में से 95-96 केसेस में देखा गया कि शौहर ने बिल्कुल नाजायज तरीके से, और नाजायज जितने भी मतलब गैर वाजिब कारण होते हैं जो कि बिल्कुल मतलब ठीक कारण नहीं है, उन कारणों के आधार पर अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जैसे कि खाने में कम नमक होना, या फिर शौहर को बिना बताए मायके चले जाना, शौहर को बिना बताए कहीं मार्केट में चले जाना, मतलब इस तरीके के मामले, या फिर ठीक तरीके से हिजाब ना पहनना या बुरके से अपने फेस को ना ढकना, इस तरीके के जो मामले हैं, मात्र इन छोटी मोटी बातों के लिए ऐसा हमने देखा बहुतायत में कि आधी रात में शौहर ने नाराज होकर फोन पर, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, या फिर फेसबुक के माध्यम से, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, लिखित या मौखिक किसी भी तरीके से रिश्तेदार के सामने अकेले में, और उन्होंने तलाक 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 3 बार, एक बार इंस्टेंट तलाक, मतलब 3 बार तलाक तलाक तलाक, जैसा मैं बोल रही हूं, इस तरीके से अगर शौहर ने इन 3 शब्दों को एक बार में पत्नी के सामने, बीवी के सामने रिपीट कर दिया, तो उसी वक्त उन दोनों का संबंध खत्म हो जाता है, और उसी वक्त उसकी बीवी को, शौहर की जो बीवी है उसको अपना घर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर तुरंत वहां से निकल जाना होता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिसमें महिलाओं को आधी रात को 2 बजे कड़कड़ाती सर्दी में, झमाझम बारिश में, उसके बच्चों के साथ 3-4, 2-3 बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके के जो अत्याचार है वो उनके ऊपर किए गए। तो इसी के बीच में जो मुख्य रूप से हमारे सामने बात आई, वो बात आई बेसिकली जिसमें हमारे यहाँ पर आपको पता है कि कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने बेसिकली अपने पिटिशन को
जो है यहाँ पर डाला, और पिटिशन में जिसमें उन्होंने अदालतों से पूछा कि हमारा क्या अधिकार है जब हम भारत के निवासी हैं और जब भारत का संविधान सभी के ऊपर एक जैसा एप्लीकेबल होता है, एक जैसा अधिनियमित होता है, लागू होता है, तो वहां पर हम मुस्लिम महिलाओं के हक कहां तक सुरक्षित पाए जाएंगे। और ऐसा ही सबसे पहला जो सवाल किया था वो 2002 में शमीम आरा ने किया था। 2002 में शमीम आरा नाम की महिला ने किया था हमारे शीर्ष न्यायालय से, हमारे सुप्रीम कोर्ट से। और जो शमीम आरा है, जो शमीम आरा का यहाँ पर कहना है वो बिल्कुल सही था, और उन्होंने कोर्ट से ये पूछा कि आप ये बताइए कि जिस तरीके से हम लोग को 3 तलाक मतलब तलाक 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 बोला जाता है, उसका जिक्र तो कुरान शरीफ के अंदर भी नहीं है, और जिस बात का जिक्र कुरान शरीफ में नहीं है, जिस बात का मतलब जिक्र धार्मिक रूप से नहीं किया गया है, धर्म में नहीं किया गया है, और क्या उस चीज को हम वैध कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे मुस्लिम संप्रदाय में कुरान शरीफ को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। तो जब कुरान शरीफ में ही इस बात का निर्णय नहीं किया गया और ये बोला गया कि शौहर और बीवी दोनों की आपसी सहमति से ही तलाक हो सकता है, तो फिर जो मामला धार्मिक रूप से सही नहीं है हमारे संप्रदाय मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार, फिर कानूनी रूप से उसे कैसे मान्यता प्रदान की जा सकती है। तो इस बात का जो जिक्र है उन्होंने किया, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात के ऊपर बात की। तो फाइनली आपको पता है कि जो मुस्लिमों के लिए जो बेसिकली जो उनके यहाँ पर जो लॉ चलता है जिसे मुस्लिम जो विवाह अधिकार विच्छेद अधिनियम, तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के नाम से जिसे जाना जाता है, जो बेसिकली 1939 में बनाया गया था, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, मैंने आपको पहले ही बताया था 1939। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 जो बोला गया, तो उसमें तलाक़े बिद्दत की प्रक्रिया बताई गई है, और जो तलाक़े बिद्दत है वो एक साथ तलाक 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 को मान्यता प्रदान नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक साथ, जिसे हम वही इंस्टेंट तलाक कह रहे हैं या मौखिक तलाक का नाम दे रहे हैं, तो उसे एक साथ वो मान्यता प्रदान नहीं करता, अपितु इसमें कुछ कुछ महीनों के या कुछ दिनों के अंतराल में तो एक बार तलाक बोला जाता है, जैसे कि 1.5 महीने के लगभग 45 दिनों के अंदर पहला तलाक शब्द प्रयोग किया जाता है। फिर उसमें आपसी रजामंदी देखी जाती है कि आपसी रजामंदी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपसी रजामंदी नहीं होती है तो फिर दोनों शौहर और बीवी उस बात के लिए रेडी होते हैं, और शौहर फिर उस 45 दिन के अंतराल के बाद एक बार तलाक बोलता है, फिर दोनों आपसी रजामंदी या सहमति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कतिपय कारणों के कारण उनकी आपसी रजामंदी नहीं होती है, तो आफ्टर 40-45 दिन बाद फिर से शौहर क्या बोलता है, तलाक बोलता है, और इसे हम कहते हैं तलाक़े बिद्दत की प्रक्रिया। और इस तरीके से जो तलाक की पूरी प्रक्रिया है वो मुस्लिम संप्रदाय के अंदर पूर्ण होती है या कंप्लीट होती है, और उसमें जो बीवी है मतलब जो वाइफ है, जो उसका मेहर जिसकी अदायगी की बात विवाह के समय मतलब निकाह के समय निकाह नामा में लिखी गई थी शौहर पक्ष के द्वारा, जिसे हमारे यहाँ पर वर पक्ष मतलब दूल्हा पक्ष कहते हैं, तो जो वहां पर शौहर पक्ष के द्वारा जो लिखी गई थी वो मेहर की रकम वहां पर पत्नी को एज अ कंपनसेशन पे करनी पड़ती है, सेम एज जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर होता है। लेकिन इन सब मामलों को नजरअंदाज करते हुए मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा अपनी मनमानी करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपनी मनमानी कर रहा है लगातार, जिसके लिए केसेस हमारे देश में आते हैं, और कुरान शरीफ के दायरे के बाहर जाकर इस तरीके की चीजों को मान्यता प्रदान कर रहा है, जिसमें लगातार जो महिलाओं का जो एक तरीके से हम बोलेंगे जो महिलाओं के अधिकार है वो तो असुरक्षित होते ही हैं, और साथ ही साथ महिलाओं को एक वस्तु की तरह, एक कॉमोडिटी या एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आपको पता है कि तलाक़े बिद्दत की प्रक्रिया के बाद अगर वापस दोनों रहना चाहते हैं आपसी रजामंदी के बाद, तो किस तरीके की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें एक मौलाना या मौलवी के साथ
उस बीवी की, मतलब जो शौहर की पत्नी थी, जो वापस अब दोनों शौहर और बीवी रहना चाहते हैं, तो वापस उसको निकाह करना पड़ता है और फिर उसको माना जाता है कि वो प्योरिटी आ गई है, उसमें पवित्रता आ गई है और वापस से फिर शौहर के द्वारा उसे अपनाया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपने ठीक से मेरी इस बताई गई प्रक्रिया को सुना और समझा, तो इस पूरी प्रक्रिया में जो महिलाओं को एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो जैसे कि वस्तुओं की अपनी कोई भावनाएं नहीं होती है और बिना उसकी भावना के हम उसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर महिलाओं का भी जो प्रयोग है वो इसी तरीके से किया जा रहा है, जो कम से कम 21वीं सदी में किसी भी तरीके से टॉलरेबल नहीं है, सहन करने के लायक नहीं है। और इसीलिए शमीम आरा ने 2002 में सबसे पहले इस तरीके की बात की और आपको पता है उसके बाद शाहबानो और सायरा बानो केसेस भी आए जो काफ़ी फेमस है कि शाहबानो को भी उनके घर से निकाल दिया गया था और सायरा बानो को भी इसी तरीके से उनके घर से निकाल दिया गया था। और इसीलिए हमने क्या बोला कि दोबारा इसके ऊपर सरकार ने बात की और 2017 में, दिसंबर 2017 में लोकसभा में ये विधेयक पारित हो गया। सरकार इस विधेयक को लेकर आई जिसमें वो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम में बदलाव करना चाहती थी, लेकिन मुद्दा वही है कि राज्यसभा में बहुमत ना होने के कारण ये जो अधिनियम था, मतलब ये जो बिल था, सॉरी विधेयक था, वो अटक गया। और फाइनली फिर आपको पता है कि वही जो मैंने बोला सितंबर 2018 में तो जो केंद्र सरकार है वो अध्यादेश के माध्यम से 3 तलाक को लेकर आई और उन्होंने बोला कि 3 तलाक को अध्यादेश के माध्यम से बताया गया, ऑर्डिनेंस के माध्यम से, कि 3 तलाक को अब जो यहाँ पर है वो बेसिकली अपराध दायर किया जाता, अपराध इसे बताया जाता है। और इसी तरीके से आपको पता है कि बेसिकली जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो उस पर राजी नहीं थी क्योंकि उसका कहना था कि ये मामला एक सेलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए। सेलेक्ट कमेटी जहां पर दोनों सदनों के मेंबर्स होंगे और जो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार इस बात के लिए राजी नहीं थी और उसने कहा नहीं, ये मामला हम सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजेंगे और इस वजह से राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया। तो आज के टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो 3 तलाक है बेसिकली उसे अपराध घोषित किया गया है और इसके लिए जुर्माना और सजा की व्यवस्था की गई है। तो पत्नी को अब तलाक 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 कहकर उसके साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर यह भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि ये लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध जाकर बात करता है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है। तो ये आर्टिकल 14 एंड 21 का भी उल्लंघन करता है। तो इसीलिए किसी भी तरीके से इसे माना नहीं जा सकता। और जो बात कुरान शरीफ में है ही नहीं, हमने तो उन बातों की इजाजत दी थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से जो बातें कुरान शरीफ में, पर जो बात कुरान शरीफ में नहीं दी गई है उन बातों को महिलाओं के ऊपर अप्लाई करना किसी भी तरीके का सही तरीके से उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं है। तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया आपको कि आज की डेट में 3 तलाक या ट्रिपल तलाक, ठीक है, हमने क्या बोला, हमने उसे बैन कर दिया है। तलाक के बिद्दत बैन नहीं है, सिर्फ इंस्टेंट तलाक, तलाक 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 की जो मौखिक प्रक्रिया है उसको सितंबर 2018 के बाद से अध्यादेश लाकर इस देश में बैन किया गया और महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित किया गया। परंतु वापस से वही बात, ये क्वेश्चन फिर से आपको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, तो वहां पर आपको वापस से अपनी बात को लिखना है निष्कर्ष के अंदर कि जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, जब तक महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं होंगी, सतर्क नहीं होंगी और जब तक उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होंगी, जब तक कि वो आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करेंगी, तब तक वो अपने किए गए या अपने लिए लिए गए इन फैसलों का सदुपयोग कभी भविष्य में कर ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर कम्युनिटी से महिलाएं आगे आएं, पढ़े लिखें, ठीक है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, सबला बने और अपने आप जब ये इस तरीके के जो फैसले चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या केंद्र सरकार द्वारा किए गए, तभी वो उनका ठीक तरीके से अपने और अपने भविष्य के लिए सदुपयोग कर पाएंगी और भारतीय समाज को अग्रसर या अग्रणी करने में अपनी महती भूमिका अदा कर पाएंगी। चलिए, आपसे मुलाकात अब फिर से नेक्स्ट वीडियो में होगी। रियली थैंक यू सो मच। रियली